हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है अधिकतर आपके एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूं। ये अधिकतर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पीजीटी इकोनॉमिक्स से लेकर यूजीसी नेट, नेट जीआरएफ, जितने भी डीएसएसबी है, डीएसएसबी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केवीएस, एनवीएस या एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल से रिलेटेड जो भी आप हाल फिलहाल में आपने एग्जाम भरा है, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। ये यानी कि यूपी टीजीटी में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ तक कि आपका झारखंड पीजीटी या बिहार टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और भी आ, आगे चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। कह रहे उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? टी एन धर थे, भालचंद्र शुक्ल थे, के सी पंत थे या एम पी शर्मा थे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें जो उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग कौन थे? भालचंद्र शुक्ल जी थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र संबंधित है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल जो ट्रेड, जो प्रस्तावना, जो वक्र है, वो मतलब किससे संबंधित है? पहले मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ इसका, कि ये दोस्तों ये प्रस्ताव वक्र या प्रस्ताव वक्र, इसी को हम देय वक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? देय वक्र भी एक विशेष प्रकार की मांग होती है जो किसी भी देश की एक वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करता है और जो वह दूसरे देश से किसी दूसरी वस्तु को बदलने में तैयार रहता है। यानी अगर मेरे पास कोई गुड्स है और मुझे दूसरे गुड्स की ज़रूरत है, तो मैं उस गुड्स को दूसरे कंट्री में दे करके वो गुड्स को मैं हासिल कर सकता हूँ, और वो बदलने को तैयार भी रहता है। इसी को ही प्रस्ताव वक्र कहा गया है, और इसी को ही देय वक्र भी कहा गया है, और इसी को ही मांग की दूसरी वस्तु की पूर्ति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है, यानी कि लर्नर मार्शल है या मार्शल पेरेटो है, एजवर्थ मार्शल है या एजवर्थ एजवर्थ पेरेटो है, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा वो एजवर्थ मार्शल है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई का जो स्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 1930, 1932, 1936, 1935। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? 1935। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1 जनवरी, 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं, बैंकिंग फाइनेंस 1 जुलाई को 30 जून तक आरबीआई इसकी देख रेख करता है। यानी कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल जो ईयर है, वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, और एक राष्ट्रीय का जब इसका दर्जा मिला था आरबीआई को, तो ये जब मिला था, कब मिला था इसको? 1 जनवरी 1949 में इसको नेशनल, एक वो दर्जा मिला था नेशनल को। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का। कह रहा आंतरिक व्यापार संबंधित है शेयर बाजार से, घोड़ा दौड़ से, करारोपण से, सार्वजनिक व्यय से। आंतरिक व्यापार क्या होता है दोस्तों? जो इंटरनल, हम खुद अपने देश में बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें यह शेयर बाजार आएगा दोस्तों, इसी ये आंतरिक व्यापार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व, आईसी वक्र, किस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? हिक्स ने किया, सैमुअल्सन ने किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया या बोल्डिंग ने किया? तो दोस्तों, जो आईसी तटस्थ वक्र है, इसे हम सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है और जिसमें उपभोक्ता दोनों वस्तुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त करता है, इसकी मीनिंग ये होती है। तो दोस्तों ये दिया किसने था? हिक्स ने दिया था। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि बाजार मूल्य पर बोला है, यानी कि जी
एन पी एट मार्केट प्राइस, और लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर, यानी कि माइनस में एन एन पी और एफ सी, इन दोनों में जो अंतर है लागत मूल्य पर बोला इन्होंने, यहाँ बाजार मूल्य है, एन एन पी के बीच का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें या तो ये एफ सी होना चाहिए, तब जी में से एन जाएगा तो डेप्रिसिएशन निकलता है यानी ह्रास, तो ऑप्शन यही आएगा। अब एमपी में से एनआईटी घटाएंगे तो एफसी निकलेगा, तब ये बराबर हो सकता है, या तो ह्रास भी घटाए यानी मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन भी घटाया जाए, और एमपी में से एनआईटी भी घटाया जाए, तब एफसी निकलेगा। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति का कब अपनाई गई, तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी है मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, 1991 में ये अपनाई गई थी। उस समय हमारे जो पीएम थे पीवी नरसिम्हन राव थे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, जे रॉबिन्सन, एन कॉल्डर, जे मिड और सेडॉन। तो दोस्तों सेडान है ये दोस्तों। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के पुस्तक के जो राइटर हैं ये इन्होंने जे रॉबिन्सन ने इन्होंने लिखा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तुओं के यातायात का मुख्य साधन क्या था, सड़क मार्ग था, रेल मार्ग था, अंतर्देशीय जलपथ था, या वायु मार्ग था। तो दोस्तों कभी भी भारत की बात आए, वस्तुओं का जो आना जाना पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह पर, जो मेन ट्रांसपोर्ट का साधन था, मेन मुख्य, वो सड़क था हमारा। ध्यान रखना उस चीज़ को, क्योंकि हम इतने परिपूर्ण नहीं थे कि हम शिप पे भी मतलब कर तो सकते थे, लेकिन हमारे पास इतना शिप नहीं था, यानी कि जहाज नहीं था पानी वाला, और ना रेलवे इतना विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने किया, किसने नहीं किया है, एडम स्मिथ ने, जीएस मिल ने, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, या फ्रेडरिक लिस्ट ने। तो दोस्तों कभी भी ऐसी बात आए तो शिशु उद्योग तर्क क्या आएगा, इसके अनुसार पहले सुनो। इसका मीनिंग आएगा कि छोटे उद्योग को संरक्षण देना और बड़े उद्योग को प्रतियोगिता के लिए छोड़ देना। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटे उद्योग को संरक्षण प्रदान करना होता है, और बड़े उद्योग यानी जो बड़े इंडस्ट्री सेक्टर है उनको कंपटीशन के लिए छोड़ देना है। ये एडम स्मिथ ने इसका समर्थन नहीं किया था, बाकी इन तीनों ने किया था। समझ पाए। अगला क्वेश्चन, कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया था। चलिए समिति ने, अरविंद हुसैन समिति, राज समिति, या केलकर समिति। तो दोस्तों इसमें क्या है कि 1972 में अपनी रिपोर्ट में जो कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था, ये क्या नाम है, राज समिति ने दिया था। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, स्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच मतलब तिरछी लोच जो होती है, या तिर्यक लोच जिसे बोलते हैं, वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, या अनंत होती है। तो दोस्तों स्थापन वस्तुओं के लिए आड़ी लोच या तिर्यक लोच या तिरछी लोच वो हमेशा सदैव पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से मौलिक रूप से कौन केंद्रीय बैंकिंग कार्य नहीं है, यानी कि सेंट्रल बैंकिंग वर्क नहीं है। नोट जारी करना जो उनका अधिकार होता है ये तो है, बैंकों का बैंक ये भी है, सरकार का बैंक ये भी है, औद्योगिक विकास के उन्नतीकरण ये नहीं है। ये ध्यान रखना, इन्होंने बोला नहीं है, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फोर होगा। जाहिर सी बात है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ये गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकों का बैंक है, नोट इशू करता है, और क्या बाहर के जितने भी वर्ल्ड बैंक से डील करने वाले यही हमारा आरबीआई बैंक है। हर देश का एक अपना अपना बैंक होता है जो मेन मुख्य होता है, जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना।
और ये लोन को प्रोवाइड नहीं करता। ये डायरेक्ट लोन अगर किसी को देता है तो या तो कमर्शियल बैंक को देता है, या इमरजेंसी में कभी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ जाए तो गवर्नमेंट भी इनसे लोन ले सकती है। वो भी टर्म कंडीशन उसके बिहाफ पे होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स मतलब निर्यात पर लगाया जाता है, आयात पर लगाया जाता है, विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है, या बिक्री पर लगाया जाता है। तो दोस्तों पहले ये देख लो कि जो टोबिन टैक्स है इसकी मीनिंग क्या है। जो विदेशी विनिमय जब हम लेन देन करते हैं ना तो उस पर ये टैक्स लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रोफेसर जो टोबिन थे, ये नाम है उनका अर्थशास्त्री का, उन्होंने 1971 में क्या नाम है प्रतिपादन किया था इस उद्देश्य को। उन्होंने कहा था कि राजस्व प्राप्ति जो हमारी होती है यानी टैक्स की जो रिसीविंग होती है नहीं हो पाती, बल्कि वो विदेशी विनिमय का अवैध व्यापार यानी जो इलीगल ट्रेड होता है वो उसको मतलब लाने ले जाने के लिए हतोत्साहित करते हैं। हतोत्साहित मतलब रोकते हैं उस चीज़ को। तो ध्यान रखना विदेशी विनिमय पर लेन देन, इसका थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है। चावल है, गेहूं है, गन्ना है, या मक्का है। तो बताओ दोस्तों, मुख्य मेन खाद्यान्न कमेंट में लिखकर जरूर मुझे बताना, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।